प्रिय भैया बहनों, आज कक्षा अष्टम हिंदी विषय में 8वां पाठ एक कविता है। इसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। भैया बहनों, जीवन में अनेक कार्य करते हुए हम सबके साथ अनेक बार आशा और निराशा के क्षण आते हैं। उनसे हम सभी किस प्रकार उभरते हैं। कभी जीवन में निराशा आती है तो कोई अपने से घर का बड़ा सदस्य, कोई संबंधी, कोई मित्र हमको समझाता है और धैर्य धारण की बात करके उस संकट से हमें उबारने का प्रयास करता है। कभी कभी हम स्वतः ही अपने सामने या आसपास घटित होती किसी घटना को देखते हैं और हमारा मन स्वयं ही हमको उससे बचने की प्रेरणा देता है कि जो मैं सोच रहा हूँ यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए यह कविता है। तो पहले इसका वाचन होगा, फिर वाचन के बाद में इसका भावार्थ बताया जाएगा। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि जीवन में निराशा के क्षणों से उबरने के लिए हमें कहाँ कहाँ से प्रेरणा मिलती है, वो सारी बातें इस पाठ में इस कविता की पंक्तियों में बताई गई हैं। जैसे हमें कैसे मान लें कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय है। क्यों? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। ऐसे कठिन समय में भी एक चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए है। वो उड़ने की तैयारी कर रही है और उस तिनकों को ले जाएगी और उसे ले जा करके एक सुंदर सा घोंसला बनाएगी जिसमें वह और उसके बच्चे सुरक्षित रह सकें, तेज धूप से, शीत से और वर्षा से वह और उसके बच्चे बच सकें। तो फिर हम कैसे मान लें कि यह समय बड़ा कठिन है, इससे कठिन समय और नहीं आएगा। निश्चय ही ऐसा कहना व्यर्थ की बात है। इस प्रकार की बात हमें नहीं सोचनी चाहिए। एक चिड़िया जैसा छोटा प्राणी भी इस समय भी क्रियाशील है। वह लगातार कुछ नया सोच रहा है, कुछ नया करने के लिए तैयार है। फिर एक कठिन समय कैसे हो सकता है। अगला देखें, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। पेड़ से गिरती हुई पत्ती को बीच में ही रोकने के लिए कोई तैयार बैठा है कि हम उसको ज़मीन पर गिरने नहीं देंगे। फिर यह कठिन समय कैसे हो सकता है। हो सकता है मेरे जीवन में भी कोई इसी प्रकार मुझे भी थामने के लिए बैठा हो, मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए बैठा हो, मेरा सहयोग करने के लिए बैठा हो। इसलिए मुझे यह नहीं मानना चाहिए कि हमारे जीवन का यह सबसे कठिन समय है। अभी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। हम देखते हैं प्रतिदिन
मार्गों पर अनेक साधन चलते हैं, उनमें बैठ करके सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। तो जब आवागमन बंद नहीं है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, फिर कैसे कहा जाए कि ये बड़ा कठिन समय आ गया है। भैया बहनों, आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, टेलीविज़न पर देखते होंगे कि कभी कोई हवाई जहाज़ क्रैश हो जाता है, कभी कोई रेल दुर्घटना होती है, हजारों लोग घायल होते हैं, सैकड़ों की संख्या में मृत्यु हो जाती है। फिर भी क्या लोग यात्रा करना बंद कर देते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए निराशा आती है। लोग सोचते हैं कि हमने अगर आज यात्रा न की होती या हमारे घर के इस सदस्य ने आज यात्रा न की होती तो शायद ये ना होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद सब भूल जाते हैं और पुनः एक जो हमारी जीवनचर्या है वो पहले जैसे ही पटरी पर आ जाती है। इसलिए यह कहना कि जीवन में यह समय ही सबसे अधिक निराशा भरा हुआ है, ऐसा ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जल्दी आ जाओ, हाँ, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया। बच्चे घर से खेलने के लिए जाते हैं, आप सभी लोग खेलने जाते होंगे। थोड़ी सी देर होती है तो आपके माता पिता चिंतित हो जाते हैं, खोजने लगते हैं कि रोज़ाना तो दिन डूबने से पहले आ जाता था, आज क्या बात हो गई। तुरंत निकल करके इधर उधर देखते हैं, जो आपके खेलने का स्थान होता है वहाँ जाते हैं, मित्रों से मिलते हैं, पूछते हैं, पता लगाते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि आपके बारे में सोचने के लिए, आपके बारे में चिंता करने के लिए, जानने के लिए बहुत से लोग हैं। इसलिए आपको इस प्रकार के निराशा के क्षण जीवन में कभी नहीं लाने चाहिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। हमारे घरों में दादी नानी अनेक कहानियाँ सुनाती हैं। उन कहानियों का स्रोत क्या है, उनका वैज्ञानिक कारण क्या है, इसके बारे में तो पता नहीं होता, परंतु वैसी कहानियाँ होती हैं जो कहीं न कहीं से जीवन में हम सबको प्रेरित कर सकती हैं, कुछ न कुछ सिखा सकती हैं, कोई न कोई शिक्षा दे सकती हैं। ऐसी कहानियाँ वो हमारे जीवन में जो जोश भरती हैं, हमको आगे बढ़ने के लिए तैयार करती हैं। उन कहानियों में वो भाव छिपा होता है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, और केवल इस दुनिया की ही बात नहीं, आजकल तो विज्ञान बहुत बढ़ गया है, अंतरिक्ष में लोग जा भी चुके हैं। लेकिन जब ऐसी कोई संकल्पना नहीं थी अंतरिक्ष में जाने की, उस समय भी हमारी दादी नानी इस प्रकार की कहानियाँ सुनाती थीं कि वहाँ लोग जाते हैं, बस आती है, बैठा करके ले आती है, वहाँ लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, फिर चले आते हैं। तो कहीं न कहीं से एक धारणा हमारे मन में थी कि अंतरिक्ष भी एक घूमने की जगह है। तो इतनी दूर की बात हमने हजारों वर्ष पहले सोच ली थी, अंतरिक्ष में तो मानो कुछ वर्षों पूर्व गया। लेकिन ये विचार भारतीयों के मन में, हम सबके मन में बहुत पहले से था। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो भैया बहनों, इस कविता में जो भी बातें बताई गई हैं, जैसे आजकल आप लोगों के लिए एक पत्रिका छपती है अपने विद्यालय में, क्षितिज। बहुत पहले जब शिशु मंदिर था, ये पंचम तक कक्षाएँ चलती थीं, उस समय भैया बहनों के लिए एक पत्रिका आती थी शिशु लोक। इसमें भैया बहन अपने लेख भेजते थे, चुटकुले, गीत, हास्य, नाटक आदि। और अभिभावक और आचार्य बंधुओं के लिए आती थी आलोक पत्रिका। उसमें आचार्यों के लेख होते थे, अभिभावकों के लेख होते थे, कुछ विचारात्मक लेख होते थे जो बड़े बड़े हमारे चिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके द्वारा। उसमें एक लेख हमने पढ़ा था, परम पूज्य रज्जू भैया का लेख था। इसी आशा और निराशा के बीच में मनुष्य किस प्रकार से पिसता है और किस प्रकार उसका मन स्वयं ही उसे सांत्वना दे करके, उसे प्रेरणा दे करके और इन क्षणों से उबार लेता है। बड़ी अच्छी बात उसमें कही गई थी। उसमें अंग्रेजी में उन्होंने 2 पंक्तियाँ लिखी थीं।
तो मैं पहले अंग्रेजी में बताऊंगा, फिर उसका हिंदी में बताऊंगा। मैं लिखा था उसमें, उसका प्रसंग ये था कि एक आदमी सड़क पर जा रहा था। गर्मी के दिन थे, तेज धूप, दोपहरी और तपती हुई धूल, नंगे पैर था। चलते चलते उसके पैर जलने लगे। अचानक उसे अपने ऊपर बड़ा क्षोभ हुआ कि मेरा जीवन भी कोई जीवन है, ऐसे जीवन से क्या फायदा कि मेरे पैर में जूते तक नहीं। सोचते सोचते उसने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी कोसने लगा कि आपने मेरे साथ कितना अन्याय किया है, एक जोड़ी जूते भी नहीं उपलब्ध कराए। किसी को तो आप लाखों अरबों देते हो और मुझ जैसे गरीब को आप इतना भी नहीं दिए कि मैं एक जोड़ी जूता खरीद सकूं। इस प्रकार से वो निराशा के भाव में आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक घटना घटित होती है। उसी मार्ग पर उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा कि जिसके पैर ही नहीं थे, जो घसीट घसीट कर घिसट कर चल रहा था, पैर नहीं थे। तब मन ने स्वयं को धिक्कारा कि यह मैंने क्या सोच लिया। मैंने अपने भाग्य को भी कोसा और भगवान को भी नहीं छोड़ा। आखिर इस प्रकार का निराशा का भाव क्यों मेरे मन में आया? ये क्या करे, इसके तो पैर ही नहीं है। कम से कम मेरे पैर तो हैं, जूते तो कभी मिल जाएंगे। और वो कोटेशन ये था कि आई वॉज सैड बिकॉज आई हैड नो शूज। आफ्टर सम टाइम आई सॉ अ मैन ऑन द रोड हु हैड नो फीट। मुझे बड़ा दुख था कि मेरे पैरों में जूते नहीं थे। कुछ समय पश्चात मैंने सड़क पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा कि जिसके पैर ही नहीं थे। तब मेरे मन ने मुझे धिक्कारा कि मैंने क्या सोच लिया। इस तरह का निराशा का भाव मेरे मन में क्यों आया? मैंने स्वयं को और ईश्वर को भी क्यों कोसा कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। पैर दे दिए, क्या ये कम है? अगर पैर दे दिए हैं, हाथ दे दिए हैं, तो कभी न कभी जूते तो मिल ही जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। तो ये भाव होता है कि क्षण भर में निराशा मन में आती है, तो कभी लोगों के समझाने से और कभी स्वयं अपने आप अपना मन ये मनवा लेता है कि जो मैंने अभी कुछ समय पहले सोचा था वह बहुत ही गलत था, वो ठीक नहीं था, ये मैंने गलत निर्णय ले लिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वही सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं कि जब सब कुछ पहले जैसा हो रहा है, चिड़िया पहले भी उड़ती थी, घोंसला बनाती थी, आज भी उड़ती है, आज भी घोंसला बनाती है। वर्षा ऋतु आने से पहले वो अपने रहने का प्रबंध कर लेती है। आज भी लोग मार्गों पर यातायात करते हैं, आते जाते हैं। फिर जीवन में निराशा क्यों? बड़े बड़े संकट आते हैं। इस समय आप लोग देख रहे हैं एक कोरोना नाम का वायरस उत्पात मचाए हुए है, सबको संकट में डाल रखा है। लाखों लोग दुनिया में जान गंवा चुके हैं, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम सब ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हम इससे निजात पा ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा। इस प्रकार की बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि यह हमेशा बना रहेगा। एक न एक दिन हम इसको हराएंगे ही। आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत से चिकित्सक, बहुत से पुलिस के लोग रात दिन एक करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। 2-3 हफ्ते तक अपने घर नहीं जा पाते, अपने बच्चों से नहीं मिल पाते। मैं समझता हूँ कि आज का जो कोरोना संकट है, जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया है, इस संकट के परिप्रेक्ष्य में यह पाठ बहुत अधिक प्रासंगिक है। इस पाठ को आज के संदर्भ में देखा जाए तो यह पाठ हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, एक शिक्षा दे सकता है।
कि क्यों निराश हैं। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। बस हम सकारात्मक दिशा में सोचते रहें, जो उचित है वो कार्य करते रहें, जो हमारे लिए उचित नहीं है हम उन कार्यों से दूर रहें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे स्वयं और अन्य लोगों का जीवन संकट में आए। से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हर एक चीज़ का एक अंत होता है, जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत भी होता है। यह तयशुदा सिद्धांत है, ये कभी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए जो आज का ये महासंकट है यह भी एक न एक दिन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और हम सभी जो इस भय से पीड़ित हैं हम इससे छुटकारा पा जाएंगे। तो भैया बहनों, अब इसके बाद में इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर लिख करके सामग्री आपको प्रसिद्ध कर दी जाएगी। इधर आज हमने सप्तम और अष्टम दोनों कक्षाओं के लिए अपठित गद्यांश 2 आपके पास भेजे हैं। उनको आप लिखें, उनको आप पढ़ें और यह समझने का प्रयास करें कि अपठित गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से निकाले जाते हैं। भैया बहनों, उसमें कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सीधे आपको मिल जाता है पंक्ति में। उसी अपठित में सीधे वो पंक्ति लिखी होती है और आपको वही उतारना होता है। 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर आपको समझ करके तैयार करना पड़ता है। जो तथ्य उस अपठित में दिए होते हैं उन तथ्यों के आधार पर उनको जोड़ करके अपने शब्दों में उत्तर बनाना होता है। 1-2 वाक्यों में वह आपको करना होता है। कुछ व्याकरणिक होते हैं, एक प्रश्न शीर्षक का जरूर होता है। तो आपको यह आप मत समझें कि जो आचार्य जी ने भेज दिया है या आगे भी जो भेजेंगे परीक्षा में उन्हीं में से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपठित माने जो नहीं पढ़ा गया है, तो बहुत सारा हिस्सा आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। केवल यह आपको हम एक मॉडल देते हैं, एक नमूना देते हैं कि किस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर चुनने हैं। अब परीक्षा में जो अपठित आएगा उसमें से आपको करना होगा। यह केवल सीखने के लिए होता है, फिर भी आपको पर्याप्त अभ्यास कराए जाएंगे। 2 भेज दिए गए हैं, कम से कम 2 अपठित गद्यांश और भेजेंगे। इसी प्रकार से 4 काव्यांश भी जाएंगे, पत्र आदि भी जाएंगे। निबंध के बारे में हमने पहले भी आपसे एक बार वार्ता की थी कि उधर स्वाधीनता दिवस और रक्षाबंधन ये त्यौहार बीत चुके हैं और निबंध लिखने की बात हमने आपको बताई थी। आपने अवश्य लिखा होगा। जिन भैया बहनों ने अभी न लिखा हो वो ज़रूर लिख लें, क्योंकि यही सब विषय होते हैं। हमारा पर्यावरण, हमारे विज्ञान से जुड़े विषय, स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्रिय पुस्तक, प्रिय आचार्य, महापुरुष, सामाजिक और राष्ट्रीय त्यौहार, ये सब निबंधों के विषय हुआ करते हैं। इनसे इन्हीं में से कोई न कोई विषय आता है। 2-3 विषय दिए होते हैं, कोई आपको एक करना रहता है। तो इसका तो आपको अभ्यास घर पर करना पड़ेगा। त्यौहार आप खूब मनाते हैं तो आप स्वयं लिखने का प्रयास करें। अन्य चीज़ें भी आप पुस्तकों से पढ़ेंगे तो आपको उसमें से मिल जाएगा। ये पाठ आपने पढ़ा, एक बार इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे और यह वीडियो देखेंगे। और पुनः एक बार मैं कहना चाहूँगा कि यह पाठ बहुत अच्छे समय पर पड़ गया है। अर्थात जो समय इस समय हम लोग के लिए है, चल रहा है, लोग निराश होते हैं, फिर आशावान बनते हैं, फिर निराश होते हैं। ये पाठ भी हमको कुछ सीख देकर ही जाएगा कि हमें निराशा नहीं पालनी चाहिए और हमेशा आशावान बनना चाहिए। क्योंकि हम सब कुछ देख रहे हैं, पहले ऐसा ही सामान्य है, कुछ भी बंद नहीं है। कुछ दिन के लिए आपने देखा कि बाज़ार बंद थे, सड़कों पर आवागमन बंद था, सब शुरू हो गया है, बाज़ार भी खुल रहे हैं। सप्ताह में 1 ही दिन की बंदी है। बड़े बड़े शहरों में जहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है वो भी चलना शुरू हो रही है, वो भी चल जाएगी। तो धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। अब बस बारी हमारी आपकी है कि हम और आप कितनी सावधानी बरतते हैं। जितनी अधिक सावधानी हम बरतेंगे
उतनी जल्दी ही हम इस संकट से मुक्त हो सकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जी ने कविता के बीच में कोरोना कहाँ से लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस कविता के भावों में और आजकल जो हमारे सामने जो स्थिति है देश की, उसमें समानता है, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सावधान रहेंगे, क्योंकि निकट भविष्य में आपके विद्यालय भी खुलेंगे। अब सारा कुछ शुरू हो गया है तो विद्यालय भी खुलेंगे और आपको विद्यालय आना रहेगा। फिर हमारी आपकी भेंट होगी, प्रत्यक्ष बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, वार्ता करेंगे, सारी बातें होंगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम लगातार सावधानी बरतेंगे। असावधानी जरा भी कहीं हुई नहीं कि समस्या बढ़ी नहीं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ध्यान रखें, सावधान रहें, भीड़ में न जाएं, घर पर रहें अधिकतर, और बाहर निकलते हैं आवश्यक है तो मास्क लगाएं, थोड़ा दूर दूर रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखें। धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। फिर से एक बार पाठ पढ़ेंगे और इस वीडियो को फिर से देखेंगे।